तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रियल ट्रांसफार्मर के बारे में। तो स्टूडेंट्स पहले हमने आइडियल ट्रांसफार्मर को स्टडी किया, अब हम रियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स आपको याद होगा जो अपने पास आइडियल ट्रांसफार्मर का सर्किट होता हमने इसको ना उसके साथ कंपेयर करके स्टडी करना है। वो सिंपली हमारे पास कुछ इस तरह से था। एक साइड पे हमारे पास क्या थी जी, प्राइमरी वाइंडिंग थी और इसके बरअक्स दूसरी तरफ हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग थी। बस इतना सा इसमें चक्कर था, क्योंकि स्टूडेंट्स जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमें लॉसेस देखने को नहीं मिलते। ठीक है, उसमें हम जो लॉसेस होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आइडियल की बात चल रही होती है। और इतना आपको ये पता होगा, ये पोलैरिटी के लिए दो हम निशान लगाते थे। ठीक है, ये पोलैरिटी यानी कि करंट की डायरेक्शन समझाते थे हमें कि करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये सर्किट है हमारे पास क्या जी, आइडियल ट्रांसफार्मर। अब आते हैं अपने रियल ट्रांसफार्मर के बारे में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमें कई लॉसेस देखने को मिलते हैं, कई पावर लॉसेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लॉसेस पे और उसी लॉसेस के मुताबिक इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा किया जाएगा। ठीक है जी, तो देखें चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, सबसे पहला जो इसमें हमें लॉस देखने को मिलता है वो होता है कॉपर लॉसेस। अब कॉपर लॉसेस होता क्या है, इसको बयान करना मेरा काम है। स्टूडेंट्स कॉपर लॉसेस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स आपको इतना तो पता ही है, हम क्या करते हैं जी, जब भी मतलब कि अपना ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर हमने प्राइमरी साइड पे कुछ वाइंडिंग की होती है और कुछ वाइंडिंग हमने क्या की होती है, सेकेंडरी साइड पे की होती है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना एक वोल्टेज सोर्स लगवाते हैं, प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो इतना तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, ये जो वायर है, जब हम मतलब रियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, इस वायर की कुछ ना कुछ अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। इसी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉसेस आते हैं उन्हें हम कॉपर लॉसेस कहते हैं। ठीक है जी, इंटरनल रेजिस्टेंस देखो, जब अब आपको पता है पावर किसके बराबर होती है, पावर P का फार्मूला हमारे पास होता है P इज इक्वल टू, इसी के अंदर मैं सारी बात करूंगा, I स्क्वायर R। एक होता है ना ये वाला फार्मूला। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें अगर IP आप लिख दो और पावर लॉसेस की बात करो तो यहाँ पे क्या चक्कर है, रेजिस्टेंस इसके अंदर होने की वजह से ज्यादा पावर लॉसेस आएंगे। ठीक है, तो जो पावर लॉसेस यहाँ पे आते हैं उन्हें मतलब के वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टेंस मतलब के वायर रेजिस्टेंस होने की वजह से जो लॉसेस आते हैं पावर लॉसेस, उन्हें हम कॉपर लॉसेस कहते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से सेकेंडरी साइड पे भी यही होता है, आपको पता फ्लक्स होगा और यहाँ पे भी करंट फ्लो करेगी। तो इस जगह पे भी जो हमने वायर यहाँ पे लपेटी हुई है तो उसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, वहां पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। तो अब हम इसका सर्किट वन बाय वन ड्रा करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो चलो इसका सर्किट मैं यहाँ नीचे ड्रा करना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि मेन हमारा जो आज का लेक्चर है वो है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रियल ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे मैं इसका सर्किट ड्रा करूंगा। ठीक है जी, सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, इसकी शेप जो होती है ना, पहले प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है यानी ये जो कॉइल्स होती हैं ये वैसे की वैसी होती हैं जैसे सिंपल में होती हैं। ठीक है, जो इसमें फर्क आता है वो आपको भी समझ आ जाएगा। ये आ गया जी। अब देखो स्टूडेंट्स, जो अपना पहला कॉपर लॉस है उसे प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते होते हैं जी, जरा गौर से देखिएगा। उसे प्रेजेंट करने के लिए मतलब कि जो प्राइमरी वायर यानी ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसकी जो रेजिस्टेंस है उसको आरपी से प्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये आरपी का रेजिस्टर मैंने अटैच करवा दिया इसके लॉसेस बीच में गिनवाने के लिए, क्योंकि रियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। और जो सेकेंडरी मतलब कि वायर की रेजिस्टेंस होती है सेकेंडरी वाइंडिंग की, उसको आरएस से प्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पे लॉसेस की बात आ जाती है। अब बात होगी नेक्स्ट, इसके अंदर कौन सा लॉसेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें जो लॉसेस इसके अंदर देखने को मिलते हैं वो हमारे पास आ जाता है जी एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस होता क्या है ये आपको बताने वाली बात है। एडी करंट लॉसेस ही कह लो। ठीक है, एडी करंट लॉसेस स्टूडेंट्स देखो होता गया जी, जब हमारी मतलब कि इसके अंदर करंट फ्लो करती है, फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, फ्लक्स जनरेट होता है तो जो अपनी एडी करंट होती है इसको एडी करंट लॉसेस इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि एडी करंट की वजह से जो लॉसेस होते हैं उन्हें एडी करंट लॉसेस कहा जाता है। जो पता क्या होता है, अपने कोर या ये जो अपनी मतलब कि कोर या वाइंडिंग है इसके अंदर जब फ्लक्स जनरेट होता है तो क्या होता है जी, इसके अंदर एडी करंट भी इंड्यूस्ड हो जाती है। एडी करंट जो इंड्यूस्ड होती है वो इसके अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, वाइंडिंग के अंदर भी और उसके बाद इस कोर के अंदर भी। जो आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोर है ना, इसके अंदर भी वो फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास लॉसेस जनरेट होते हैं। तो उस चीज को हम कहते हैं एडी करंट लॉसेस। ठीक है, और इसको प्रेजेंट कैसे किया जाएगा सर्किट के अंदर, जरा गौर से देखिएगा। इसको प्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स आपको पहले ग्राफ भी मुझे समझाना पड़ेगा, तो ग्राफ भी आपके लिए ड्रा करते हैं साथ में। यहाँ पे नीचे मैं ग्राफ ड्रा करूंगा। ठीक है जी, ग्राफ के अंदर आपको ना ये सारा मामला समझाया जाएगा। तो ग्राफ हम चाहें तो लास्ट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए चलो अभी यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। मैं ग्राफ को ड्रा करता हूँ। ये देखो, ये हमारा ग्राफ है दो चीज़ों के दरमियान। स्टूडेंट्स ये हमारे पास अपने वोल्टेज हैं। ठीक है जी, प्राइमरी वोल्टेज है ये वीपी, ये जो कर्व आपके पास आ रही है ये वीपी को प्रेजेंट कर रही है। और एक हमारे पास फ्लक्स की कर्व होगी,
ये हमारे पास टोटल फ्लक्स की कर्व है, ठीक है, कर्व क्योंकि फ्लक्स कॉमन ही होता है दोनों में। तो देखो स्टूडेंट्स है जो अपने पास ये जो आपको बताया एडी करंट लॉस है, तो एडी करंट लॉसेस की मैं यहाँ पे कर्व बना के उसका लॉस आपको बताने से पहले पता क्या चाहता हूँ, आपको इसका दूसरा लॉस भी बता दिया जाए, क्योंकि ये दो लॉसेस मिलकर अपना ना इफेक्ट सर्किट के ऊपर दिखाते हैं। देखो दूसरा जो लॉस होगा, इसकी यहाँ पे डॉटेड भी लगा देता हूँ मैं। दूसरा जो लॉस होता है स्टूडेंट्स वो होता है हिस्टेरिसिस लॉस। ये भी आपने स्टडी किया हुआ है चैप्टर 1 में, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे मैं बयान नहीं था इतना खास कर सका, यहाँ पे मुझे इसकी सही तरीके से समझ आ गया तो मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से बयान कर पाऊंगा। स्टूडेंट्स आपको इतना तो पता ही है, जब करंट फ्लो करती है तो जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो कभी मैग्नेटाइज होता है, कभी डीमैग्नेटाइज होता है, इसी वजह से फ्लक्स में चेंज आता है। तो लिहाजा ये जो हिस्टेरिसिस लॉसेस पैदा होते हैं ये होते हैं मैग्नेट ड्यू टू, इसका ना अगर मैं इंग्लिश में फिक्रा बोलूँ तो आप इसका इस तरह से फिक्रा लिखेंगे, द लॉसेस व्हिच प्रोड्यूसेस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर मटेरियल आर कॉल्ड हिस्टेरिसिस लॉसेस। ठीक है, यानी वो लॉसेस जो अपने कोर मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम हिस्टेरिसिस लॉसेस कहते हैं। और इन दोनों को मिला के हम प्रेजेंट करते हैं एक लॉस को, इसको हम प्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट इन दोनों के लॉसेस को, यानी हमने उसको कॉपर लॉसेस को प्रेजेंट किया आरपी और आरएस के साथ। इसको पता है किसके साथ प्रेजेंट करेंगे, आर एडी के लिए स्मॉल ई का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है जी। और जो अपना दूसरा होगा हिस्टेरिसिस लॉस, उसके लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे अपना क्या नाम है एच, आर ई एच। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स इसको करंट से प्रेजेंट भी करना है आपने, क्योंकि ये एक लिहाज से करंट की बात ही हो रही है। देखो एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस में भी करंट ही आ जाती है, क्योंकि मैग्नेटाइज करना या मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना उसमें करंट का ही इस्तेमाल होता है। तो आपको आप इसको IEH से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, REH से भी कर सकते हैं, लेकिन IEH से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो अपनी IEH होती है स्टूडेंट्स, इसकी कर्व कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है, देखो यहाँ पे स्टार्ट होती है और यहाँ पे टच करके खत्म हो जाती है, ठीक है। इसकी जो शेप होती है ना वो साइनोसाइडल नहीं होती। तो ये आपने ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये बनाना ही बनाना वहाँ पे, ये IEH को प्रेजेंट कर रहा है, चाहे रट्टा मार लो या दिमाग में इसको सेव कर लो, मेमोरी में इसको सेव कर लो। अभी आपको ये स्टूडेंट एक और बात बतानी थी यहाँ पे इस ग्राफ की, वो ये है कि ये जो अपने प्राइमरी वोल्टेज है ना वो अपने ये जो फ्लक्स है उससे 90 डिग्री लीड पे है, ठीक है जी। जो अपना फ्लक्स है वो लैग कर रहा है, ठीक है जी, अपना फ्लक्स जो है वो लैग कर रहा है 90 डिग्री के एंगल से अपने प्राइमरी वोल्टेज से, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री से स्टार्ट हुआ है जबकि ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है। आगे समझ, अब आगे की बात करते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस और IEH से इसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका भी शेप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस शेप के ऊपर इसका कोई लेना देना नहीं, अभी बस इसकी बस कर्व की बात की गई है, ठीक है। अब आगे आ जाओ। इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमें लॉस देखने को मिलता है हिस्टेरिसिस लॉस के बाद, फ्लक्स लीकेज। जो फ्लक्स लीक हो जाता है, मतलब कि इसमें आपको पता ही है स्टूडेंट फ्लक्स लीकेज की ना मैं कहानी आपको सुनाता हूँ, फ्लक्स लीकेज होता क्या है। स्टूडेंट्स फ्लक्स लीकेज की कहानी कुछ यूँ है, देखें आइडियल ट्रांसफार्मर में फ्लक्स लीकेज नहीं होता, क्योंकि हम उसमें यही कंसीडर करते हैं कि इसमें किसी टाइप का भी लॉस मौजूद नहीं है। लेकिन फ्लक्स लीकेज की वजह से क्या होता है जी, वहाँ पे आपको पता होगा, अगर हम बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की, तो उसके लिए जो हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज की इक्वेशन आई थी वो थी VP इज इक्वल टू, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए मैं इक्वेशन लिखने लगा हूँ, NP × d∅/dt, यही था ना। इसको हमने इस तरह से प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, आगे मैं लिख भी रहा हूँ फॉर IT, आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, IT का ये मतलब है। लेकिन जब बात आती है अपने फ्लक्स लीकेज की, मतलब कि रियल ट्रांसफार्मर की, तो उसमें पता क्या होता है, अपना ये जो फ्लक्स है ना दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, प्राइमरी साइड का फ्लक्स और इसी तरह से सेकेंडरी साइड का फ्लक्स। एक टाइप में आपको करके दिखाऊंगा, दूसरी आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। ये दो हिस्सों में कहाँ पे डिवाइड होता है, एक तो होता है स्टूडेंट्स वो फ्लक्स जो हमारी कोर के काम आता है, उसको हम क्या वाइंडिंग के काम आता है, मतलब कि कोर वाइंडिंग के लिए, तो उसको हम प्रेजेंट करते हैं φm से। और जो हमारा फ्लक्स लीक हो जाता है उसको हम प्रेजेंट करते हैं LP के साथ, ठीक है, φLP, लीकेज फ्लक्स, ठीक हो गया। इसको LP से आपने प्रेजेंट करना है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं ऊपर इसके अंदर, तो हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये अब रियल ट्रांसफार्मर के लिए फॉर RT, रियल ट्रांसफार्मर, VP इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा NP। देखो जब इसके अंदर मैं φm प्लस φLP प्रेजेंट करूंगा, ठीक है, तो एक तरफ ये अलग अलग हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब कि दोनों के लिए अलग हो जाएगा, φm/dt एक दफ़ा आ जाएगा और दूसरी तरफ आ जाएगा प्लस NP × d∅LP/dt, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। अब आपको मैं एक कहानी याद करवाता हूँ जो आपने पढ़ी तो या लेकिन शायद ही किसी के जहन में इस वक्त हो। वो कहानी ये है स्टूडेंट्स कि हमने फ्लक्स के लिए एक इक्वेशन पढ़ी हुई है जो आपको पहले चैप्टर में देखने को मिलती है। पता है असल में होता क्या है, ये जो आपका मतलब कि फ्लक्स लीकेज है ना जो हमें देखने को मिलता है, ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो लिहाजा मैग्नेटोमोटिव फोर्स आपको याद होगा, हमने उसकी इक्वेशन पढ़ी थी। अब ये मैं कहाँ पे लिखूँ, ये नीचे ठीक रहेगी। तो उसकी इक्वेशन हमने पढ़ी थी F इज इक्वल टू NI, ठीक है। NI की बात करूं तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम प्राइमरी साइड की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड, करंट फ्लोज इन प्राइमरी साइड, ठीक है, NIP होगा, जो कि हमारे पास किसके बराबर होता था स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए, फ्लक्स
इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है, रिलक्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस मैं कह रहा हूँ, रिलक्टेंस फाई आर हम कहते होते थे, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया, तो फाई की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, फाई एल पी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो लिहाजा यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन सकती है, देखो फाई एल पी इज इक्वल टू एन पी आई पी ओवर आर, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। और स्टूडेंट्स ये जो आपको 1 बटे में आर प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहा है ना, 1 ओवर आर, इसको हम रिप्लेस कर देते होते हैं इस पी के साथ, जिसको हम पता क्या कहते हैं, इस पी को हम कहते होते हैं परमियंस इसको कहते हैं परमियंस। मेन आपका जो टॉपिक है वो इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रा करना है, सिखाना है मेरा काम, लेकिन मैं आपको ये ओवरऑल सारी कहानी बता रहा हूँ ताकि अगर ऐसा लेक्चर आज मतलब कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आप इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रियल ट्रांसफार्मर को प्रेजेंट करो तो आप एक चीज़ लिख सकोगे वहाँ पे, ठीक है। तो लिहाजा ये बराबर होता है 1 ओवर रिलक्टेंस के, तो आप यहाँ पे इसको जब रिप्लेस करोगे तो आपके पास फ्लक्स आ जाएगा एन पी आई पी साथ में दिस पी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, जब मैं ऊपर ये वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, जरा गौर से देखिएगा। सिर्फ मैं ELP को सॉल्व करने लगा, जरा गौर कीजिएगा। अपना जो ELP है इस वक्त वो बराबर है स्टूडेंट्स यहाँ पे NP डी ओवर DT और साथ में फ्लक्स लीकेज, ठीक है। ये प्रेजेंट कर रहा है किसको जी, वोल्टेज ऑफ फ्लक्स लीकेज। तो लिहाजा इसकी जगह जब मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ NPIP, तो NPIP साथ में परमियंस। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स, करंट सिर्फ एक ऐसा वेरिएबल है जिसका डेरिवेटिव लिया जा सकता है, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट होते हैं, उसके बाद जो परमियंस होती है वो भी कांस्टेंट रहती है। तो ये पीछे चले जाएंगे तो हमारे पास इसका फार्मूला बन जाएगा NP का स्क्वायर साथ में परमियंस और DIP ओवर DT। और स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो परमियंस और अपने पास NP का स्क्वायर होता है ना, ये बराबर होता है अपने पास इंडक्टेंस के, ठीक है। ये LP के बराबर होता है, इसका काफ़ी लंबा कह लो कि अपने पास इसका जो होता है प्रूफ होता है वो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, तो उसको भी आप ना ये वैसे ही याद रख लें। तो ये आ गया LP DIP ओवर DT। और ये चीज़ आप सब जानते हो कि हमने ये चीज़ स्टडी की हुई है कि अपने पास जो इंडक्टेंस के वोल्टेज होते हैं, इंडक्टर के वोल्टेज VL वो बराबर होते हैं L इंटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, हमारे पास ELP यहाँ पे किसके बराबर है, इंडक्टर वोल्टेज के, VL के बराबर है। मतलब कि ये प्रेजेंट कर रहा है एक इंडक्टर को। तो लिहाजा अगर हम फ्लक्स लीकेज को प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने सर्किट के अंदर तो पता क्या करेंगे, हम उसके लिए इंडक्टर को ड्रा कर देंगे, बस इतनी सी कहानी है। ये सारी कहानी यहाँ पे लिखने का ना मकसद यही था। तो लिहाजा हमने ये चीज़ जाननी थी कि इस लॉस को हम अगर सर्किट में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो किसके साइन से प्रेजेंट करें। जो इस इक्वेशन ने साबित कर दिया उसे हम इंडक्टर से प्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये इंडक्टर के वोल्टेज लॉस आते हैं। तो लिहाजा आपने प्राइमरी साइड पर भी एक इंडक्टर बना देना है। आगे आपने ये भी लिखना है, अगर इसकी थ्योरेटिकल टाइप आप लिख रहे हो ना, मतलब कि थ्योरी में आप लिख रहे हो, तो आपने आगे ये भी लिख देना फॉर सेकेंडरी साइड वाइस वर्सा, मतलब कि सेकेंडरी साइड के लिए इसका वाइस वर्सा होगा। यहाँ पे आ जाएगा फाई एस फाई एम प्लस फाई एल पी, यही सारी कहानी होगी और आपको पता है लास्ट में फिर यही का बात आ जाएगी। तो इस तरफ आ जाएगा एल पी इज इक्वल टू, एल पी का फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास बनेगा क्या, इसका फार्मूला होता है जे, क्योंकि ये आयोटा की फॉर्म में हमेशा देते हैं अपनी रिलक्टेंस, जे एक्स पी, ठीक है। और इस तरफ एक इंडक्टर ड्रा होगा सेकेंडरी साइड की तरफ जिसको हम प्रेजेंट करेंगे एल एस के साथ, जो बराबर होगा जे एक्स एल। और यहाँ पे हम ये भी मेंशन करेंगे जो अपना एक्स है वो बराबर है 2 पाई एफ एल, ठीक है जी। अब वो एल ये मैंने क्या लिखा जी, ये फार्मूला लिखा है मैंने जनरली, अगर एस के लिए हुआ तो एक्स एस आ जाएगा और यहाँ पे एल एस आ जाएगा, ठीक है। और अपना मतलब कि अगर उसके लिए हुआ एक्स पी के लिए हुआ तो यहाँ पे एक्स पी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे मैंने एक्स एल लिख दिया, एक्स एस लिखना था इसको, ठीक है। ये हो गया, आप डन। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये कितने लॉसेज हुए हैं अभी हमारे पास 4 लॉसेज हुए हैं। अभी 5वां लॉसेज लिखना था तो यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, मुझे न्यू पेज की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो पेज क्या चाहिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। आगे वाला लॉस मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये 5वां लॉस है, 5वां लॉस जो हमारे पास आता है फ्लक्स लीकेज के बाद स्टूडेंट्स। ये 5वां जो लॉसेज है ना, ये लास्ट लॉस है, टेंशन नहीं लेनी, इसके बाद क्या अपना बस ये डन होने वाला काम। तो 5वां लॉस जो हमें स्टूडेंट्स देखने को मिलता है वो मैग्नेटाइजेशन करंट का लॉस है, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन करंट। अब ये मैग्नेटाइजेशन करंट क्या चीज़ है ये भी आपको बता देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। मैग्नेटाइजेशन करंट और स्टूडेंट्स मैग्नेटाइजेशन करंट बताने से पहले, क्योंकि ये हमारा लॉस है, ये मैग्नेटाइजेशन करंट वैसे जो अपने पास आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें ये 0 होती है, लेकिन जो अपने पास रियल ट्रांसफार्मर होता है इसमें इसका जो लॉस होता है ना वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे ग्राफ की मदद से मैं समझाऊंगा। अभी स्टूडेंट्स आपको मैं ये चीज़ समझाने लगा था कि हमने वो आगे लॉस की बात की है ना, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, उसको प्रेजेंट करने के लिए हम एक रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं अपने सर्किट के अंदर जो RC के नाम से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये आ जाता होता है RC, ठीक हो गया। ये जो रेजिस्टर मतलब कि वो अपने पास IEH था ना, मतलब कि एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस, उसको RC से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैग्नेटाइजेशन करंट का इसमें क्या चक्कर है वो भी आपको बताता हूँ। देखो जो मैग्नेटाइजेशन करंट होती है ना स्टूडेंट्स, उसकी सारी कहानी जरा सुनना। मैग्नेटाइजेशन करंट और जो अपना होता है फ्लक्स, वो दोनों फेज में होते हैं, ठीक है। आपस में फेज में होने का मतलब होता है जिस तरह से इसकी कर्व है वैसे ही मैग्नेटाइजेशन
करंट की कर्व होगी, ठीक है। और उसकी जो कर्व होती है ना वो कुछ हमारे पास से यूं इस अंदाज में होती है। देखना, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा स्टूडेंट, मतलब कि रियल ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ, उसके लिए भी क्या उसका नाम है अपने पास आइडियल वाली भी, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट बात करूंगा किसकी, रियल ट्रांसफार्मर के लिए। उसकी कर्व स्टूडेंट्स फाई के ये जो फाई टी है ना फ्लक्स वाला, यहीं पे स्टार्ट होती है, लेकिन ये थोड़ी ना इससे लो लेवल पे होती है और ऐसे होती है, ठीक है। लेकिन अगर उसके लिए होती है आइडियल के लिए तो ये ऊपर की तरफ जाती है। तो ये हमारे पास किसको प्रेजेंट कर रही है, ये वाली कर्व ये प्रेजेंट कर रही है अपने पास उसका क्या नाम है, IM के इफेक्ट को, मैग्नेटाइजेशन कर्व के इफेक्ट को, ठीक है। ये मैग्नेटाइजेशन कर्व है। तो इसको प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है जी, एक इंडक्टर लगा दिया जाता है यहीं पे, ये इंडक्टर आ गया, ठीक है। और इसको आपको पता होना चाहिए, इसको इसका मतलब कि जो अपने पास इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही होती है वो IM होती है, जबकि इसकी जो मतलब कि इंडक्टेंस है LM के नाम से प्रेजेंट की जाती है, जो कि बराबर होती है स्टूडेंट्स हमारे पास JXM के, ठीक है। तो देखो काफ़ी इजी है यार, इतना मुश्किल नहीं है इनको याद रखना। बस यहाँ पे आपका ये काम खत्म हो गया। मैग्नेटाइजेशन करंट आपको समझाना था, जो कि मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। और आपने ये कर्व्स लाजमी याद रखनी है, इनमें से एक भी आपको भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है। काफ़ी ईजी है, आपके सामने है। देखो सबसे पहले आपने दो कर्व्स याद रखनी है कि जो अपने पास प्राइमरी वोल्टेज की होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास 90 डिग्री से स्टार्ट होगी, जो फ्लक्स की होगी वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगी। और उसके बाद अपने पास ये जो IM की कर्व है ये सिंपल सी है मैग्नेटाइजेशन कर्व की। और आपके पास जो हिस्टैरिसीस लॉस की और एडी करंट लॉस की है वो फ्लक्स के साथ स्टार्ट होती है और यहाँ पे खत्म होती है। और अभी आपका ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है ये डन नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा काम रहता है, वो आपको करवाने लगूँ मैं। ये सर्किट वैसे बन गया जितना बनना था, मतलब कि जो जो चीज़ें ऐड करनी थी वो तो सारी आ गई हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास होता है क्या जी, सेकेंडरी वोल्टेज होते हैं VS, और इस तरफ होते हैं हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज VP। और दूसरी बात है यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी करंट फ्लो कर रहा होता है, यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी करंट फ्लो कर रहा होता है। तो इनका जो हमारे पास सर्किट बनता है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ड्रा करके दिखाता हूँ। मतलब कि ये इक्विवेलेंट सर्किट नहीं है, इक्विवेलेंट सर्किट इसका ड्रा किया जाएगा अभी नेक्स्ट पेज पे। तो स्टूडेंट्स देखना, ये मैंने आपके लिए ना दोबारा से सर्किट ड्रा कर दिया वो जो प्रीवियस पेज पे था, ताकि आप देख सको इसको सामने ही आपके सामने कैसे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा होता है। मैं तो आपको प्राइमरी साइड से ही ड्रा करना सिखाऊंगा, सेकेंडरी साइड से आपने ना ज़्यादातर तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, अगर देखने को मिला तो वो भी मैं आपको उस वीडियो में ही सिखा दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता क्या करना होता है, अगर मैं प्राइमरी साइड से बनाता हूँ ना तो मुझे सेकेंडरी साइड की सब चीज़ों को इसके मुताबिक डालना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि VP और VS बराबर होता है किसके, A के, ठीक है। ये हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है। और इसी तरह से जो अपने पास रेजिस्टेंसेस का आया था कि अपने पास जो आपको याद होगा ये वाली इक्वेशन स्टूडेंट्स ZL प्राइम बराबर आया था A² ZL के, मतलब कि लोड साइड वाली इसके बराबर थी। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इनको प्राइमरी साइड की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं VS को VP के मुताबिक देखूँ तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, VP इज इक्वल टू AVS, ठीक है। तो आपने इस VS को रिप्लेस कर देना AVS से, क्योंकि हम इसको प्राइमरी साइड से इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करने लगे हैं। इसी तरह से आपके पास ये इक्वेशन तो ऑलरेडी बनी पड़ी है, ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्राइमरी साइड की अपने पास इंपीडेंस थी। तो अब मैं इसका ड्रा करने लगा, जरा गौर से देखना, काफी इजी है यार, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जो अपने सेकंड ये इस साइड वाले ना, क्या नाम है अपना, प्राइमरी साइड वाले, ये एज इट एज रहेंगे जैसे थे वैसे के वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा JXP, ठीक है। उसके बाद इनको थोड़ा अपने ना क्या नाम है, थोड़ा ना इस तरतीब से बनाना कि ये ना नीचे ही डन हो जाए, इतना मतलब थोड़ा अजीब सा ना लगे। इस जरा गौर कीजिएगा, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। इनका नीचे वाला टर्मिनल भी कॉमन है, अपर टर्मिनल भी कॉमन है। तो पैरेलल में अगर है तो मैं इनको नीचे वायर करके ना थोड़ा यहाँ पे पैरेलल में लगा देता हूँ। ये देखो ये RC आ गया और इसका मैंने साथ में इंडक्टर लगा दिया टर्मिनल कॉमन करके। अपर भी काट दूंगा, अपर कॉमन है ना, अब लोअर वाला कॉमन करने लगो। ये देखो ये कॉमन होगा और ये नीचे वायर आ गई, ठीक है। अब ये थोड़ा ना सूटेबल लग रहा है, थोड़ा प्यारा लग रहा है। वो जो शेप थी वो थोड़ी सेट नहीं थी लग रही। अब देखो आगे, अब हम सेकेंडरी साइड में चेंजेस करने लगे हैं। RS को किससे रिप्लेस करूंगा, RS के साथ आपने बस A² को मल्टीप्लाई करवाना। ये यही इक्वेशन ये चीज को प्रेजेंट कर रही है कि प्राइमरी साइड की जो अपने पास इंपीडेंसेस वगैरह होती है ना, वो A² टाइम्स ज्यादा होती है सेकेंडरी साइड से। तो ये आ जाएगा A² RS, ठीक है। और ये जो इंडक्टर है ये आ जाएगा हमारे पास क्या जी, JA² XS, ठीक है, ये आ जाएगा। और जो अपने पास VS है उसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस माइनस AVS, क्योंकि ये A मल्टीप्लाई बाय VS था। और यहाँ पे अपने पास वही रहेगा जो था JXM, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस VP। तो ले जी आपका ये जो लॉजिक है डन हो गया। और यार थोड़ा सा चलो आपके लिए कर ही देता हूँ, अगर आपने ऐसा करना हुआ ना कि आपने प्राइमरी की बजाय इस साइड को कुछ करना हुआ तो सीधी सी बात है क्या चेंजेस आएंगे, देखो मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपको इसकी बजाय ये इक्वेशन बनानी होगी, देखो VP की बजाय आ जाएगा VP/A इज इक्वल टू VS, मतलब कि आपके पास ये VP की जगह आ जाएगा VP/A। और दूसरी तरफ ZL प्राइम की तरफ देखा जाए तो अपने पास ZL प्राइम के बटे में A² आ जाएगा, ZL बराबर होगा ZL प्राइम ओवर A², मतलब कि आपको RP/A² करना पड़ेगा, VP/A करना पड़ेगा, JXP/A² करना पड़ेगा, इनके बटे में भी A², इसके बटे में भी A²। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेकेंडरी साइड का भी ड्रा कर सकते हो और उनको वैसे का वैसे फिर रहने देना, RS JXS VS। तो ये वाला चक्कर है, ठीक है। काफी ईजी है यार, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बस इंसान की ना लॉजिक वाली बात होनी चाहिए। इसके लॉसेस याद रखिएगा, क्यों होते हैं वो भी चीज़ याद रखिएगा, और मैग्नेटाइजेशन कर्व का जो हमारे पास ग्राफ बना वो भी लाजमी याद रखिएगा।